हेलो फ्रेंड्स एंड इन दिस सीरीज टू अंडरस्टैंड कि क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमारे प्रीलिम्स और मेंस के लिए न्यूज़पेपर से हो सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि आप एक किताब को पूरा रट लो और आप उसको उड़ेल दो एग्जाम में? क्या ये एक थिंकिंग प्रोसेस है? क्या ये एक पर्सनैलिटी है? आखिर एग्जाम की डिमांड क्या है? तो उसके कुछ एलिमेंट्स को बेसिक तरीके से उठाने के लिए है ये सीरीज which is continuous in nature, which will be definitely aligned with the changing demand of the exam. इट इज़ नॉट जस्ट फैक्ट्स अबाउट करंट अफेयर्स। वो आपको बहुत सारे वेबसाइट्स के ऊपर बहुत सारे करंट अफेयर्स मटेरियल फ्री में मिल रहे हैं। एंड इस अप्रोच की पीडीएफ इज अटैच्ड विद द वीडियो, यू विल फाइंड इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो कीप ए कीन आई कि आपको समझ में आए। हो सकता है कि आपको एक बार में सारी बात समझ में ना आए, तो प्लीज स्टॉप इट, रिविजिट द पॉइंट, डू इट अगेन। एक कॉपी पेंसिल साथ में लेके बैठिए, बात को समझिए, कीवर्ड्स को नोट कीजिए और ब्रेनस्टॉर्म कीजिए। पका पकाया खाने की आदत अच्छी है, पर आपको अच्छे से पता है जो प्री पैकेज्ड फूड होते हैं या जो भी फ्रोजन फूड्स भी होते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत लाभदायक नहीं है। सेम इज ट्रू फॉर एग्जामिनेशन ऑल्सो, दैट इज वॉट वी बिलीव। ऑब्वियसली जबरदस्ती मैनुअल हार्डवर्क करने की बात नहीं है, बट देन फॉर फाउंडेशन इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एनर्जी, इट टेक्स ए प्रोसेस। वी रन स्मार्ट एंड customized courses for students who had done coaching or otherwise also who want to take some kind of program for success. They are more than welcome. Thank you very much. So let's start. हमने बात की कुछ दिनों से कि चीता 8 नमीबियन चीताज को कूनो नेशनल पार्क में रिलीज कर दिया गया है। कूनो नेशनल पार्क, check out the location in the atlas, exact location in the atlas, in which district of Madhya Pradesh and where. The question arises, why only Kuno? तो उसका आपको टोपोग्राफी या उसकी आपको जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उसके लिए आपको राइट शब्द पता होने चाहिए। एरिड है, सेमी एरिड है, टेम्परेट है, ट्रॉपिकल है, क्या है आखिर कूनो, और कूनो में ही क्यों? दैट इज अनदर की पॉइंट। सो द प्रोसेस विच स्टार्टेड इन 1950s और जिसकी इनडायरेक्ट रिफ्लेक्शन आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी है। शेड्यूल 1 में टाइगर का नाम है, चीता का नाम है। प्लीज चेक कीजिए कि शेड्यूल 1 में अगर ऐसी बात है तो चीता का नाम क्यों है, अगर वो थे ही नहीं। दैट मीन्स दे वर एक्सटिंक्ट, I agreed, but then there was always a plan to get them back. Probably पहले हमने हमारी कोशिश थी कि हम ईरानियन चीते लेके आए, लेकिन विद टाइम उनकी पॉपुलेशन कम हुई। कुछ रीजंस हुए ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ आवर एक्स ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी एंड सो ऑन, सो ये प्लान्स चल नहीं पाए। सो द प्लान टुक प्लेस by 2010 and that is how by 2010 प्लान ने जोर पकड़ा। कूनो में असल में लायन आने थे, लायन तो आए नहीं। लायन नहीं आए तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई लायन के लिए बना है, इसीलिए उसने रोक लगाई। एंड 2020 में 2020 में जब वो रोक हटी तो देन वी कैन से कि जो कूनो नेशनल पार्क है उसमें जो है हमें चीते देखने को मिलते हैं। सो द क्वेश्चन अराइजेज, इट इज ए प्रोसेस। क्वेश्चन अराइजेज कि जो इकोलॉजी और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट है या इकोलॉजी या इन्वायरमेंट का जो प्लस पॉइंट है और साथ में जो हम इकोनॉमी से भी उसको जोड़ के देख सकते हैं, हाउ दैट विल बी सस्टेन। नाउ दैट इज द की क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज दैट हाउ देयर विल बी सस्टेनेंस ऑफ दीज चीताज। इट इज नॉट दैट कि वो आ गए हैं। यस, वी आर वेरी वेरी प्राउड, वी आर वेरी वेरी हैप्पी। सी आई एम शोइंग पिक्चर ऑफ द चीताज कि इनको अब ट्रांसलोकेशन के बाद इंक्लोजर्स में इनको स्टेबल किया जाए। एंड इन सब के पीछे मिस एम के रंजीत सिंह सर हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल, who has been instrumental in bringing cheetahs back to India. M.K. Ranjit Singh sir, who has been, you can say, head of the committee which was set up for this purpose. So translocation तो हो गई, लेकिन अब उसके आगे क्या? उसके आगे इनका सेटल डाउन होना, रीइंट्रोडक्शन के बाद ह्यूमन वाइल्ड लाइफ जो कॉन्फ्लिक्ट की बात हम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक इम्पॉर्टेंट और प्रायोरिटाइज स्टफ है। अफ्रीका एंड नमीबिया में भी देयर आर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चीते वहां से गायब हो गए। बट वाई नॉट ऑल द फोर ग्रेट कैट्स? लायन भी होने चाहिए हमारे पास, चीते भी होने चाहिए हमारे पास, लेपर्ड भी हो तो उसमें बुराई क्या है? बंगाल टाइगर तो हमारे पास है ही है। सो दैट इज वन ओपिनियन यू कैन ऑलवेज हैव। जब कोई कहता है अरे इतना खर्चा कर रहे हैं, अरे क्या जरूरत थी इनकी, तो आप ये बात जरूर कह सकते हैं। पीटी एग्जाम के फैक्ट के हिसाब से
आपकी बुक्स के नाम आ सकते हैं, जैसे द चीताज इन इंडिया, द एंड ऑफ अ ट्रेल, ये किताब का नाम है, विच कैन डेफिनेटली बी आस्क्ड। आपको जो पेयरिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें बुक्स के नाम आ सकते हैं विच आर रिलेटेड विद चीतास। जो भी किताबें लिखी गई हैं, जैसे जैसे टीयर्स ऑफ चीता, देयर इज अ बुक रिटन बाय स्टीफन जे ओब्रायन जिसका नाम है टीयर्स ऑफ चीता। दूसरा नाम मैंने जैसे आपको बताया, द एंड ऑफ अ ट्रेल, चीताज ऑफ इंडिया। सिमिलरली इफ यू गो बैक टू हिस्ट्री, देन मुगल टाइम्स में भी चीते थे, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के पास भी चीते थे, कुबलाई खान के पास भी चीते थे। उसके बाद जो है आपके चीते हमेशा से हंटिंग करने गए हैं राजाओं के साथ, दे हैव ऑलवेज हेल्प। वो बुलक कार्ट्स में भी लगाए गए हैं चीते, जो हैं चेन में भी बांधे गए हैं, बुलक कार्ट में भी लगाए गए हैं, हंटिंग कैंपेनियन के तौर पे भी गए हैं। तो चीता हमारी सोसाइटी के इंटीग्रल पार्ट रहे हैं इवन बिफोर द मुगल टाइम्स। मनसोल्लास, एक टेक्स्ट का नाम है मनसोल्लास। सो हिंदू कोर्ट्स ऑफ 12th सेंचुरी, उनके लिए कहा गया है कि चीतास तब भी हमारे पास थे। एंड एज आई ऑलरेडी सेड, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 1 को आप देखेंगे, इफ यू चेक द एक्ट देन यू विल फाइंड इन शेड्यूल 1 के अंदर चीते की बात की गई है। दैट इज वन एलिमेंट। द सेकेंड एलिमेंट इज दैट कि जो अफ्रीकन चीते हैं, दे इन अफ्रीका चीताज हैव अकर्ड लॉन्ग बैक, लेकिन अब अफ्रीका और एशिया जो इकोलॉजिकल सेपरेशन है एशियाटिक और अफ्रीकन लायन का, वो आज से तकरीबन आपका कह लीजिए 1 लाख साल पहले हुआ था। एंड दैट इज हाउ देयर इज a द डिफरेंस बिटवीन अफ्रीकन एशियाटिक चीता, ये मात्र 4,000 से 6,500 साल पुराना है। सो अफ्रीकन चीता इज द बेस्ट ऑप्शन टू ब्रिंग टू इंडिया। ये आप साइंटिफिक एक बात कोई कह सकते हैं, कोई यदि आपसे पूछता है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये देहरादून में है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, प्लीज डू चेक आउट इट्स डिटेल्स। जब मैंने कहा कि कैसा इकोसिस्टम होना चाहिए, ग्रासलैंड कम फॉरेस्ट है अगर वो, साथ में वो आइडियल हैबिटेट है चीता के लिए, जैसे कि एक किताब है अ लाइफ विद अ वाइल्ड लाइफ फ्रॉम प्रिंसली इंडिया टू द प्रेजेंट, ये भी एक किताब है। तो मैंने आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताया, कुछ फैक्ट्स मैंने आपको बताए, यू प्लीज नोट देम डाउन सो दैट I repeat the name, A Life with Wildlife from Princely India to the present, so that you can understand the importance of what is being happening now. Because this is Kuno Palpur National Park, is a very very important, what I should say, in the limelight, and it is a very important institution as far as cheetahs are concerned as of now. जहाँ तक इको टूरिज्म के बढ़ाने की बात है, सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ाने की बात है, देन डेफिनेटली इट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इट इज गोइंग टू बी अट्रैक्शन नॉट ओनली फॉर द डोमेस्टिक टूरिस्ट बट ऑल्सो फॉर द आउटसाइडर्स ऑल्सो। सो दैट इज वाई इट इज अ वेरी वेरी प्लस पॉइंट। ये बात हुई इन्वायरमेंट की, जनरल स्टडीज पेपर 3 की। नाउ टेकिंग अप एन इकोनॉमी कॉन्सेप्ट कि इन्फ्लेशन वर्सेस ग्रोथ स्लो डाउन, इन्फ्लेशन वर्सेस ग्रोथ स्लो डाउन, ध्यान से समझिएगा, इन्फ्लेशन वर्सेस ग्रोथ स्लो डाउन, इसको आप कैसे टैकल करेंगे। आरबीआई चाहता है कि रेट्स हाइक किए जाएं सो दैट इन्फ्लेशन कैन बी कंटेन्ड, वेयर द गवर्नमेंट थिंक्स दैट इट मस्ट नॉट बी, आरबीआई शुड नॉट टेक सच एन एग्रेसिव स्टैंड। सो दो बातें हो गई, यू नो, आरबीआई वांट्स टू रेज because it has to explain the inflation target breach, it is the mandate जो देना पड़ेगा, whereas the government wants कि नहीं, हमारे को कुछ मतलब कुछ लीवरेज और मिलना चाहिए। so the government का व्यू क्या है? So the government view is that Russia Ukraine conflict is one of the global reasons, seasonal factors is the other reason. Similarly आरबीआई का परेशानी क्या है? that from the last 3 consecutive quarters inflation is on the rise, क्योंकि आरबीआई का जो टारगेट है 4+-2 का जो अपर थ्रेशोल्ड है फॉर इन्फ्लेशन, इट इज बीइंग ब्रीच्ड। सो फॉर ऑलमोस्ट 35 मंथ्स वो 4% से ऊपर है। इसीलिए आरबीआई के पर्सपेक्टिव से इफ इट इज गोइंग टू ईज अप, यानी कि रेट अगर वो कम करता है, देन इट मे नॉट बी अ फिजिबल स्ट्रैटेजी।
दैट इज वाई ये कीवर्ड क्या बोली, ये कीवर्ड आप बोल सकते हो फ्रंट लोडिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एक्शंस। इन वन ऑफ आवर प्रीवियस डिस्कशन हमने वर्ड यूज किया था, आपने आई एम श्योर आपने नोट किया होगा, फ्रंट लोडिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एक्शंस। क्या आएगा उसके अंदर, इंटरेस्ट रेट हाइक किया जाएगा, मीडियम टर्म ग्रोथ को ना सेक्रीफाइस करते हुए इंटरेस्ट रेट को हाइक किया जाएगा। बट गवर्नमेंट अगेन सेज कि ये एक सॉल्यूशन सिर्फ नहीं है, बिकॉज द इंडिया का सॉल्यूशन for handling its economy is not just dependent on its fiscal policy together with the monetary policy. इसके अलावा और भी फैक्टर हैं, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी अलोन विल नॉट बी हेल्पफुल, फिजिकल पॉलिसी जैसा मैंने बोला वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। गवर्नमेंट सेज ठीक है इन्फ्लेशन हाई है बट इट इज नॉट टू हाई, इट कैन बी मैनेज्ड, इट इज नॉट ए रेड लेटर्ड प्रायोरिटी। रेड लेटर प्रायोरिटी का मतलब है सबसे पहले सबको छोड़ के आप इसी को मत करो। सिमिलरली अगर सॉल्यूशन की हम बात करें तो वी नीड स्ट्रक्चर्ड पॉलिसी beyond just focus on inflation. If we bring new generation reforms, new structured reforms, if we raise employment, then probably things may be different for us in the immediate run and in the longer run. तो हमने दो मुद्दों की बात की, जनरल स्टडीज पेपर 3 environment and also general studies paper 3 we are talking about economy. Now, going further, if we move further and take up another very, very important issue, for example, Indian Spinal Injury Center. For prelims examination purpose, I am telling you, Indian Spinal Injury Center is a world-class institution which was set up in 1965 after or during, you can say, Indo-Pakistan war by a very, very strong-willed army officer, and now it has become a high-tech institution. Do check out the name of the great gentleman and the warrior who went on to set up Indian Spine and I should say Indian Spine and Care Center, Indian Spinal Injury Center. I'm sorry. In General Studies Paper 1, there is Modern India, and in prelims also, Modern India is very, very important. Prelims question comes up. So now let's take up a very brief overview of facts and analysis कि जामिया मिलिया इस्लामिया कैसे आई ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। सबसे पहले आपको एक टर्म से मैं इंट्रोड्यूस करूं, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, MAO, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज was founded by Sir Syed Ahmad Khan, a very, very phenomenal aristocratic personality who played a very important role in modernizing social beliefs of Muslims. But at the same time, politically he was very conservative. तो उन्होंने क्या बनाया, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो आप सोचिए उसको ब्रिटिश से पेट्रोनेज मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, बिकॉज पॉलिटिकली ही वॉज कंजर्वेटिव, दैट मीन्स ही वॉज अगेंस्ट कांग्रेस, ही वॉज अगेंस्ट आइडियाज ऑफ नेशनल मूवमेंट विच ही डिड नॉट बिलीव इन। लेकिन अगर मैं बात करूं 1920s की, तो बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट देयर वर इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट which was for giving powers and privileges to खलीफा, दैट इज व्हाई इट वाज कॉल्ड खिलाफत मूवमेंट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन आप जान लीजिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की की हार के कारण जो खलीफा की पावर छीनी जानी थी उसकी वजह से खिलाफत मूवमेंट शुरू हुई, भारत में नेशनलिस्ट एलिमेंट से जुड़ गई। तो मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली along with गांधी जी were the key factors behind starting of जामिया मिलिया इस्लामिया। गांधी जी ने 8 अक्टूबर 12 अक्टूबर 1920 को 12 अक्टूबर 1920 को ही सेड दैट हाउ यू कैन पीपल स्टडी इन दिस इंस्टीट्यूशन, जो कि यूनियन जैक फ्लैग को सलाम करता है, जो कि ब्रिटिश आइडियाज को, ब्रिटिश पॉलिसीज को, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को, ब्रिटिश लाइफस्टाइल को, ब्रिटिश वैल्यूज को वैल्यू करता है, हाउ यू पीपल कैन बी देयर। बट दे वर नोइंग वेरी वेल, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का ड्राफ्ट हुआ, दे वर नोइंग एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो गांधी जी ने कॉल दी कि सारे स्कूल, सारे कॉलेज, सब जो है ब्रिटिश ग्रांट बंद कर दो, ब्रिटिश एड बंद कर दो, ब्रिटिश फंड्स बंद कर दो, ब्रिटिश अवार्ड्स बंद कर दो, ब्रिटिश ऑनर बंद कर दो, ब्रिटिश एसोसिएशंस को भी त्याग दो, एज फार एज एजुकेशन इज कंसर्न्ड। दैट इज हाउ MAO, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसका इतना वजूद था, जिसका इतना वैल्यू था अलीगढ़ में, वो बहुत ही पैम्पर्ड और बहुत ही एरिस्टोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन था। जब उसमें जाकर कोशिश की गई गांधी जी द्वारा, तो उसको बहुत इम्प्रैक्टिकल माना गया।
Muhammad Ali and Maulana Shaukat Ali, they both were brothers of an alumni of Mohammedan Anglo Oriental College. वो ट्रस्टीज भी थे, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के पार्ट भी थे. बहुत डिसअपॉइंट हुए इस रिस्पॉन्स से. जब अगले दिन यूनियन हॉल में मोहम्मद अली गए ये स्पीच देने के लिए कि ये गलत है, हमारा साथ दीजिए, तो स्पीच नहीं दी उन्होंने. उनकी आंखों में आंसू थे. फेरी स्पीच नहीं थी, कोई जलवा नहीं था, बट ही वॉज इन टीयर्स. और उन्होंने अपने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को अलविदा कहा. और भीड़ में सुनने वालों में भारत के आगे चल के प्रेसिडेंट जो बने यंग जाकिर हुसैन साहब, वो भी थे. एंड दैट इज हाउ नेशनलिस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया की शुरुआत हुई. इट वेंट थ्रू लॉट ऑफ हार्डशिप्स एंड फाइनली ऑन गांधी जीज रिक्वेस्ट दिल्ली करोल बाग में 1925 में जब वो चलने लगी मेक शिफ्ट लोकेशन पर 1935 के बाद उसको ओखला के पास जगह दी गई यमुना नदी के किनारे. एंड दैट इज हाउ जामिया मिलिया इस्लामिया प्लेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द नेशनल मूवमेंट. Do check out for other nationalist institutions like this in your state or in your district. There will be a story behind it. Do write back in the comment box. अब अगर मैं बात करूं जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस की, कि यदि इंडिया को ग्लोबल स्टेज के ऊपर एक इमर्जिंग पावर बनना है तो व्हाट शुड बी इट्स एजेंडा व्हेन इट कम्स टू क्वाड नेशंस. क्वाड, QUAD, क्वाड, क्या आपको पता है वो 4 कंट्रियां कौन सी हैं जो क्वाड की नेशंस हैं? यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया. ऐसे ही ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका. ब्राजील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका एंड ऑब्वियसली उसमें इंडिया तो आएगा ही. सिमिलरली G4 countries, G4 G4 countries, they want that there must be a change in the there must be a change in the what? Change in the what? In the permanent membership of Security Council. Similarly, there is something called L69 group. L69 very important from prelims perspective. L69 उसमें एशिया भी है, अफ्रीका भी है, लैटिन अमेरिका भी है, कैरेबियन भी है और स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स भी हैं. वो भी यूनाइटेड नेशन काउंसिल के रिफॉर्म पर फोकस करते हैं. So India, in order to become a more mature global power, it needs to highlight its development journey. साउथ साउथ कोऑपरेशन जब हम शब्द का प्रयोग करते हैं, दैट मीन्स बिलो द इक्वेटर. साउथ 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 कोऑपरेशन, या साउदर्न हेमिस्फीयर की अगर मैं बात करूं, बिलो द इक्वेटर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा. साउदर्न हेमिस्फीयर में हाउ इंडिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, दे ऑल आर कनेक्टेड एंड एन इंपॉर्टेंट रोल इंडिया इज प्लेइंग. सो क्वाड हो गया. इब्सा, अगेन अनदर ग्रुपिंग इज कॉल्ड इब्सा, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका. देन CELAC, please check out CELAC, CELAC, India, CARICOM. And then there are other formats such as India, France, Australia, India, France, UAE, India, Indonesia, Australia. So these are trilateral frameworks or bilateral frameworks which are actually showcasing India's presence and its aligned foreign policy जो अब अपनी self interest से work करती है. That is what we can say. फ्रॉम द एसे पर्सपेक्टिव, मैं अगर आपसे पूछूं कि डिजिटाइजेशन जो है जुडिशियस जस्टिस डिलीवरी को क्राइसिस प्रूफ कर देगी, क्या मतलब है इस शब्द का? सो ऑनरेबल जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब का कहना है कि वो ना सिर्फ वकीलों को बल्कि लिटिगेंट्स को भी एक्सेस देगी, पेपरलेस हो जाएगी, उसके बाद क्विक हो जाएगी एंड देन देयर विल बी ऑल्सो लेस कॉस्ट ऑन द लिटिगेंट्स. उनको कॉस्ट नहीं, प्रिंटिंग केस फाइल्स की प्रिंटिंग नहीं करनी पड़ेगी. टेक्नोलॉजी सबके लिए है, नॉट ओनली जस्ट फॉर द एलीट. तो इसलिए ग्रीन बेंच का मतलब ये नहीं है कि वो एनवायरनमेंट के लिए बैठी हुई है. ग्रीन बेंच का मतलब है कि वो पेपरलेस बेंच है. सो डिजिटाइजेशन ऑफ कोर्ट प्रोसेस इज नॉट डिसएडवांटेज टू द कॉमन मैन. ये एक उन्होंने पॉजिटिव सॉल्यूशन ओरिएंटेड बात निकाली, जो कि आप ऐसे के टॉपिक्स के साथ जब हम बात करते हैं कि कैसे पॉजिटिव सोचना है, कैसे ब्रेक थ्रू करना है, वहां आप जरूर यूज कर सकते हैं. डू चेक आउट आवर वीडियोस जिसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन और बेसिक आइडिया दिया है दैट हाउ टू टॉक अबाउट एसेस.
of CSC 2022, and in the future also we will continue the same trend. Collegium system. So what is collegium system? When the government says that it is the collegium which is actually delaying the process of appointments, and whereas collegium says it is the government which is delaying the system. The collegium system is a system by which appointments to the higher judiciary are being made by the judiciary only. जब आप इस स्टैटिक पोर्शन में इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो लेकिन उसमें फ्यूचर रिफॉर्म्स क्या हो सकते हैं या क्या चेंजेस होने चाहिए ये हमें देखना होगा. वी ऑल सैल्यूट heroic sacrifices of our soldiers. So here सिपाही सुधीर बीके साहब का बलिदान याद किया गया है in the northern glacier of Siachen. Do check out in the atlas northern glacier of Siachen कहाँ है और क्या है और आज उसकी पोजीशन एक सियाचिन की the area that is under control of India, what is that part? सुकेश चंद्रशेखर इज ए सीरियल कॉनमैन. तो मैं यहाँ बात उनके कॉनमैन की नहीं कर रहा, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि अगर सिस्टम के लूप होल्स, अगर पॉलिटिशियंस कॉन्ट्रैक्ट्स और ब्राइबरी और व्हाट आई शुड से लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम अगर ये चलते हैं और इनमें जो है आप किसी बड़े आदमी का नाम लेके अपना काम कर सकते हैं, तो उसके लिए ये दर्शाता है कि सुकेश चंद्रशेखर ट्रूली एंड डीपली अंडरस्टैंड्स हाउ इंडिया वर्क्स. जिन्होंने एआईडीएम के शशिकला लेड जो फैक्शन था, या फिर जिन्होंने जो है कभी ऐसा कोई ग्रेट लीडर नहीं रहा है फ्रॉम पीएमओ, फ्रॉम होम मिनिस्ट्री, फ्रॉम डीसीपी टू आईजी टू डीआईजी टू टीआर बालू टू कर्नाटका चीफ सेक्रेटरी सुधाकर राव एंड सो ऑन, इवन राजशेखर रेड्डी एंड सो ऑन, जिसका नाम लेके हमारे सुकेश चंद्रशेखर जी ने नाम ना लिया हो. तो ये कौन सा फिनोमेना दर्शाता है? सोशियोलॉजी में ज़रूर ऐसे व्यक्ति का ज़रूर हम कहीं ना कहीं एट एन अप्रोप्रिएट मोमेंट हम किसी कॉन्सेप्ट का यूज़ कर सकते हैं. एक केस स्टडी की तरह है, डिपेंड्स ऑन व्हाट आइडिया वी हैव. इन साइकोलॉजी ऑल्सो, इन सोशियोलॉजी ऑल्सो वी कैन डेफिनेटली यूज, because it is a real life real life example which may be asked in the interview also, that how to tackle why such personalities emerge. क्या है ऐसा जो नई ऐसी पर्सनैलिटीज को जन्म देता है समाज में? सोचिएगा, पढ़ते टाइम भी जरूर सोचिएगा, एंड ट्राई टू लिंक. प्लीज मेक ए नोट इन योर नोटबुक. There has been a debate, if I talk about essay point, that whether 18-hour work culture is appropriate or not. The one point of view is that today the youth wants to do soul satisfying work aligned with their values. वो पहले कोई चीज चेक करना चाहते हैं and then they want to go finally what they want. That means trying to test and experiment everything what life throws at them, not just sitting and working for one thing which I even don't like. So that means a life well examined. Socrates said that unexamined life is not worth living. But logically, internal journey should only begin once there are enough experience to examine. So that is why ये एक डिबेट है, हमें जिसके बारे में सोचना चाहिए, and obviously we must understand what we are doing and why we want to get success and so on. From the prelims perspective, Ethereum, जो वर्ल्ड की सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल क्रिप्टो करेंसी है, it has revamped its security system in order to cut down its carbon footprint also. जैसा कि आपको पता है कि क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा एनर्जी गजलिंग प्रोसेस है when it leads to mining of coins. तो लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे अब बहुत ही कम एनर्जी, बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी इथेरियम इज गोइंग टू engage. क्या हुआ है आखिर? So in one line we can say Ethereum is a decentralized cryptocurrency. इसका मतलब बैंक की तरह इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई अप्रूवल नहीं है ट्रांजैक्शन के लिए. अप्रूवल्स जो पहले हो रहे थे,
जो पहले मैकेनिज्म था उसके अंदर पीओडब्ल्यू जिसको उन्होंने कहा है प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म, एक कंसेंसस मैकेनिज्म था, वो माइनर्स ही करते थे। सो माइनर्स जो है आपस में compete करेंगे दैट कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल पजल्स को सबसे पहले कौन सॉल्व करेगा यूजिंग मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर हार्डवेयर का मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग की बिल्डिंग, और जो सबसे पहले सॉल्व करेगा उसे ही वैलिडेटर माना जाएगा। यानी कि वो क्रिप्टो फार्म्स बनाने पड़ेंगे आपको, फिर आप वैलिडेटर बनोगे, और मैसिव वेयर हाउसेस बन गए, कंप्यूटर के रॉ बन गए, उसके अंदर बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी, उसका बहुत क्रिटिसिज्म किया गया, यानी कि पूरे एक छोटे छोटे देशों से भी ज्यादा बिजली यूज होने लगी और इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी पे क्वेश्चन उठ गया। इसीलिए कॉन्सेप्ट आया द मर्ज, यानी पीओडब्ल्यू की जगह अब कॉन्सेप्ट आ गया पीओएस। पीओएस यानी प्रूफ ऑफ स्टेक। पीओएस यानी पीओएस कंसेंसस मैकेनिज्म के अंदर अभी भी डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, लेकिन अब जो है आपको ऐसे माइनर और माइनिंग के ऑथेंटिकेशन के फॉर्म की जरूरत नहीं है। अब वैलिडेटर कोई भी बन सकता है जो रैंडमली एल्गोरिदम से डिसाइड किया जाएगा। जो लोग अपने कुछ कॉइन्स को स्टेक पे लगाएंगे वो भी वैलिडेटर बन सकते हैं। इसीलिए ये तो और अच्छा हो गया, मर्ज के आने के बाद से रेगुलेटरी स्क्रूटनी जो है क्रिप्टो करेंसीज की, वो जो पहले कम हो रही थी और जो पहले थोड़ी सी सिक्योर नहीं थी, अब एक्सट्रीमली सिक्योर हो गई है। क्योंकि कोई भी अटैकर जो ब्लॉकचेन पे अटैक करना चाहेगा उसको कम से कम 51% वैल्यू ब्लॉकचेन की अपने कंट्रोल में लेने पड़ेगी। जो प्रूफ ऑफ वर्क था, तो प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर कम से कम आपको $5 बिलियन का आपको खर्चा चाहिए था, ताकि आपको कंप्यूटर ट्रांसफार्मर सबको कनेक्ट करके और जब आप इस पे अटैक कर सको। लेकिन प्रूफ ऑफ स्टेक के बाद तो ये 20 बिलियन हो गया, 20 बिलियन, $20 बिलियन, और वो बढ़ता चला जाएगा। इन्वायरमेंट के लिए भी फायदा हो गया बिकॉज नाउ इट इज वेरी लेस एनर्जी कंज्यूमिंग, क्योंकि वैलिडेटर जो है क्रिप्टो करेंसी जो भी देगा, जो भी एल्गोरिथम से नंबर आएगा स्टेक करेगा, बहुत सारे वैलिडेटर्स और हो गए। इसका मतलब जो है एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन्स, और या फिर एक और कॉन्सेप्ट है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, वो भी ओवरऑल हो जाएंगे समय के साथ। मैं आपको कॉन्सेप्ट के नाम बता देता हूँ जो मैंने अभी भी आपको बताया, एनएफटीज और डी डी डेफी या डिसेंट्रलाइज फाइनेंस आप जरूर चेक कीजिए, प्लीज नोट इट। लेकिन साथ में सर्ज, यानी कि अब बढ़ता जाएगा, फास्टर हो जाएगा ये, यानी कि 1 सेकंड में 1 लाख ट्रांजेक्शन भी इथेरियम कर पाएगा। पहले सर्ज आया, फिर आया वर्ज। वर्ज का मतलब है कि जो है स्टेटलेस क्लाइंट्स, यानी कि यूजर्स नेटवर्क के ऊपर वैलिडेटर्स बन जाएंगे, उनको कोई एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर नहीं करना पड़ेगा। तो मर्ज हो गया, फिर आपका सर्ज हो गया, फिर आपका पर्ज। पर्ज का मतलब होता है पुरानी चीजों को खत्म करना, तो पुराना नेटवर्क हिस्ट्री खत्म कर देगा, पुराने चीजों को सिंप्लीफाई कर देगा, और लास्ट में स्प्लर्ज। स्प्लर्ज मतलब यू एंजॉय, यू हैव फन। So this is what is evolving in terms of Ethereum as a blockchain, as a cryptocurrency. So proof of stake mechanism please समझिए, इसको दोबारा देखिए, याद करिए और अपने नोट्स बनाइए। अब मैं बात करता हूँ जनरल स्टडीज पेपर 2 या पेपर 3 के अंदर। अभी एग्जामिनेशन में हाल ही में जो यूपीएससी का 2022 मेंस हुआ है उसमें आई है आपका गति शक्ति के ऊपर क्वेश्चन आया है कि गति शक्ति को आप कामयाब कैसे बनाएंगे। गति शक्ति है जीआईएस बेस्ड प्लेटफॉर्म जिसमें कम से कम 1500 लेयर्स हैं, यानी सारी यूटिलिटीज और नेटवर्क लिंकेजेस जो हैं इकोनॉमिक क्लस्टर्स की जुड़ी हुई हैं, यानी ये अलग अलग इकोनॉमिक क्लस्टर्स हैं पूरे के पूरे भारत में, और इकोनॉमिक क्लस्टर्स अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, अलग अलग वो इक्विपमेंट्स अलग अलग कमोडिटीज को क्रिएट करते हैं, उन सबको जोड़ दिया गया है। यानी कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आपस में कोऑर्डिनेटेड तरीके से जुड़ गए हैं। इसी के साथ बारी आती है लॉजिस्टिक पॉलिसी की। तो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी इसका इंटीग्रल पार्ट है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम, आईडीएस। आप एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं। साथ में आ गया यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, यूलिप, यानी कि लॉजिस्टिक्स का एक प्लेटफॉर्म हो गया। ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स, यानी जितने भी परमिशन हैं वो सब एक जगह आ गई, एंड सिस्टम इंप्रूवमेंट ग्रुप वो एक जगह आ गया। तो आईडीएस के अंदर यानी इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम के अंदर 30 डिफरेंट ग्रुप्स, 30 डिफरेंट सिस्टम मुझे कहने चाहिए, 7 डिपार्टमेंट्स के इंटीग्रेट हो गए। 30 डिफरेंट ग्रुप्स, 7 डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट कौन से हैं? डेटा, जो रोड ट्रांसपोर्ट का है, रेलवेज का है, कस्टम्स का है, एविएशन का है, और कॉमर्स डिपार्टमेंट हुए। यानी ये लॉजिस्टिक्स को जो इंटरनली उसको रन कर रहे हैं उन सबको इंटीग्रेट कर दिया गया। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड द मेंस, प्लीज डू मेक ए नोट ऑफ इट।
जब हम वर्ड यूज करते हैं अनकन्वेंशनल आर्म्स, इट मीन्स यूज ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब. So US is warning Russia, please do not use unconventional arms in order to get success in the Ukraine-Russia war, because it is telling कि जैसा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो आपने देखा नहीं है, अब कुछ ऐसा होगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा. म्यांमार बांग्लादेश के बीच में बॉर्डर टेंशन है बिकॉज ऑफ रोहिंग्यास. प्लीज डू चेक आउट इन योर एटलस म्यांमार और रोहिंग्यास का बॉर्डर कहाँ से मैच कर रहा है, कौन से एरियाज हैं जो आपस में टच करते हैं, एंड व्हाई इट इज देयर. From the prelims perspective, you must know the name of photographer Dayanita Singh. She is the winner of 2022 Hasselblad Award. अगर फोटोग्राफी आपकी हॉबी भी है तो आप कह सकते हैं फोटोग्राफी इज ए फॉर्म ऑफ फ्रेंडशिप. आप क्या मुझसे एग्री करते हैं इस बात को? तो डू राइट इन द कमेंट बॉक्स. आपकी, क्योंकि यूपीएससी के अंदर भी एक हॉबी होनी चाहिए जो कि आपसे इंटरव्यू के दौरान पूछी जाएगी. एंड फाइनली द स्पोर्ट्स पेज. So you must know Abdullah Abu Bakr and also the name of another great gentleman, Eldos. दोनों ही जो Eldos is a triple jump champion. Eldos Paul साहब और अबू बकर, उनको ट्रेन करने वाले हैं कोच हरि कृष्ण, who is very passionate about their students, and that is how India is getting success in athletics. दो नाम मैं फिर से रिपीट करता हूँ, Paul Eldos and Abu Bakr. They both are amazing athletes. Do read about them and be inspired. This is all for the day. Thank you very much. Do watch and share and also like our channel, and also put your best for making your notes to get success. Thank you very much.